फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे तथा वे सभी बिंदुओं को समझेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे दे दिया गया है। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां मूल रूप से यह सम्मिलित की गई थी। तो एक का सी हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं तो 4 और बढ़ाया गया है और 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है कि 2 में वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अगर गणना की भी दृष्टि से बात की जाए तो वह भी 395 हो जाएगा और अनुसूचियां कितना हो जाएगा, वह 12 हो जाएगा। तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 में कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। तो देखिए, चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर धारा पूछ जाए या फिर अनुच्छेद पूछ जाए तो दोनों वही है, उसी से धारा का भी निर्माण हुआ तो वह भी 395 ही होगा। ऐसा नहीं आप इसे अलग मार दे। तो अगर धारा पूछ दे या अनुच्छेद से रिलेटेड पूछे तो वह दोनों की संख्या समान ही होगी, वह 395 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो वह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया। अब आप चीज़ों को थोड़ा समझिए कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4 में क्या है। 1 में तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी में 2 है। तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, यानी जो भी संघ में नए राज्य होंगे या उनकी स्थापना होगी वह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र आदि में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उस अनुच्छेद 3 में वो बात कहा गया। और 4 में क्या कहा गया। अब 4 को ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं तब 4 को कन्फ्यूज में रहते हैं कि 4 क्या है। तो चीज़ों को आज इस तरह से समझ लेना है कि आप भूल नहीं पाएँ। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किस तरह होगा, वही अनुच्छेद 4 में कहा गया। यानी कहने का मतलब है, अगर जो विद्यमान राज्य के नाम, क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं के परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है, किसके लिए, उनकी सीमा के लिए, क्षेत्र के लिए और नाम के लिए, अगर पहली या चौथी अनुसूची में बदलाव करती है तो ऐसी विधि को क्या कहा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्योंकि यह जो बदलाव किया गया है किस लिए किया गया, उसके नाम में, उसके क्षेत्र में और उसके सीमाओं के लिए किया गया है। तो किस किस अनुसूची में, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अगर कोई बदलाव करता तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुसूची 1 में क्या है आपको पता होगा, भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का देश है। 4 में क्या क्या गया, राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये दोनों में बदलाव करती है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 4 के तहत वो क्या कर सकती है, संसद में एक साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर वह उसे परिवर्तन कर सकती है। तो अब आपके मन में माइंड में बात उठा हुआ तो इसके तहत कौन कौन सा हुआ, तो इसके तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग राज्य बने इसी के तहत। और इसके अपवाद में कुछ आते हैं, जैसे बेरूबारी संघ। बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, विचार व्यक्त किया था कि संविधान संशोधन के पश्चात ही किसी क्षेत्र को अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसके अपवाद में, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेरूबारी संघ जब मामला था, यह क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो उसमें 9वें संविधान संशोधन 1960 में क्या किया गया था, संशोधन कर बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपा गया था। ठीक इसके एक और अपवाद में जिसमें क्या किया गया था, पहले संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के पश्चात ही किसी क्षेत्र को अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। तो एक हमने देखा 1960 9वें संविधान संशोधन, जिसमें बेरूबारी राज्य पाकिस्तान को सौंपा गया। और एक 2015 में हुआ था। 2015 में क्या हुआ था, वह 100वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, संशोधन कर भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश के क्षेत्र को सौंपा गया था। जिसमें आपको पता होगा
भारत के 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वो बांग्लादेश को सौंपा गया। वो 10,500 किलोमीटर कौन कौन क्षेत्र के थे? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्र से 10,500 किलोमीटर बांग्लादेश को सौंपे गए और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत को बांग्लादेश सौंपा। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों अपवाद में है जिससे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो आशा करते हैं अनुच्छेद 2 भी आपको समझ में आ गया, अनुच्छेद 3 भी समझ में आ गया और अनुच्छेद 4 भी समझ गया होगा। अनुच्छेद 4 में क्या था, एक बार संक्षिप्त में इसका हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 का प्रयोग किस तरह होगा, वही बात किया गया। इसमें कहा गया है कि अगर जो अनुच्छेद 4 का उपयोग करना है तो उसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अगर कोई परिवर्तन करता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आप साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर उसको क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिसमें क्या हुआ है, संशोधन की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्तव्य दिया कि संशोधन करना आवश्यक है। जो जिसमें कौन कौन था, एक 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबारी संघ जो पाकिस्तान को सौंपा गया, और एक 100वें संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ जिसमें बांग्लादेश के भारतीय सीमा को बांग्लादेश को सौंपा गया और कुछ भारतीय सीमा में बांग्लादेश की भूमि को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। तो प्रश्न ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन 1 में परिसंघ है। अब आप बताइए परिसंघ क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी की है कि परिसंघीय। तो एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं। परिसंघीय का मतलब होता है जब कोई दो राष्ट्र जो पूर्णतः स्वतंत्र हो विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में क्या हो, प्रकट हो या व्यक्तित्व हो, अपने आप को प्रकट करे, तो वही परिसंघ कहलाता है। जिसमें ऑप्शन दिया गया था कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन भारत के परिसंघीय को दर्शाता है, तो केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में करा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस में बात की गई है, तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से रिलेटेड बात किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो जो मूल अधिकार की निश्चितता है वह कौन प्रदान करता है, वह प्रदान करता है ये कहाँ गया 12 से लेके 35 तक का अनुच्छेद, यही है 12 से 35 तक का अनुच्छेद जो क्या करता है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। और आपको हम यह बता दें कि जो यह मूल अधिकार की निश्चितता है वह जो अमेरिकी संविधान में वर्णित जो अधिकार पत्र है बिल ऑफ राइट्स जो 1791 ईस्वी में लाया गया था उसी से प्रभावित कर यह लागू किया गया है भारत में। तो ध्यान में रखेंगे, अमेरिका से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में, कारण नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 14 है जिसमें आप लोग पढ़े होंगे समता का अधिकार। तो समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। क्या इसमें बात कही गई है, इसमें कहा गया है 14 में कहा गया है कि क्या कि समता का अधिकार, समता का अधिकार मतलब होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब सभी को विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दलित वर्ग के लिए अलग होगा और अमीर वर्ग के लिए अलग होगा। तो सभी को लॉ के दृष्टि से सभी समान है। अगर कोई दंड किया है तो सभी को उसके लिए समान सजा मिलेगा, समान छूट मिलेगा, समान प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें करा नौकरियों में सचित तो 16 हो जाएगा, 14 नहीं होगा। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन में समान अवसर की बात की गई है। और अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई। और अनुच्छेद 23 में क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन क्षेत्र से बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 9 में कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है।
तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में बात की गई है। हम लोगों ने देखा था जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। कौन कौन है? पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता, उसके बाद क्या हो गया? स्वतंत्रता के बाद हो गया पहला समता 14 से 18, स्वतंत्रता हो गया 19 से 22, फिर हो गया 23-24 हो गया, क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 23-24 फिर हो गया 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29-30 में क्या हो गया? अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन एवं शिक्षा संबंधी के फिर संवैधानिक उपचार। तो यही है 6। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। और अनुच्छेद 15 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 में वही हो जाएगा कि क्या, किसके आधार पर? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध की बात की गई है। और अनुच्छेद 16 में अभी हम लोगों ने बात किया कि लोक नियोजन, यानी राज्य सरकार के अंदर सभी को रोजगार में या सरकारी नौकरियां में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 10 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो पुनः निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति की बात की जाती है तो राष्ट्रपति के पद की बात है, वह अनुच्छेद 52 में इसके पद की बात की गई है, तो ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद 53 में क्या किया गया? इसके कार्य एवं शक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 54 में क्या किया गया? इसके निर्वाचन की रीति की बात की गई है, सॉरी निर्वाचन मंडल की बात की गई कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। और अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि जो निर्वाचन की रीति होगी वह किस प्रकार से होगी। तो निर्वाचन की रीति कैसा था राष्ट्रपति का? वह था अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से होगा और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या था? यह समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था कि आप फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देते हैं, सेकेंड प्रीफरेंस किसको देते हैं। अगर फर्स्ट प्रीफरेंस वाले नहीं बन पाते हैं तो सेकेंड प्रीफरेंस वाले को चांस दिया जाता था। यही था समान अनुपातिक। इससे रिलेटेड डिस्क्राइब रूप से इसका क्लास लिया गया है, उसमें मतलब विस्तार रूप से बताया गया। आप क्लास में जाकर वहाँ पर आप इसका देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। पुनर्निर्वाचन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 57 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 में कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। इसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति, तो अनुच्छेद 19 में जो 6 हैं वो कौन कौन सा? अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2 में कहा गया है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने, मतलब शांतिपूर्ण तरह से एकत्रित हो सकते हैं। उसके बाद 3 में कहा गया सभा एवं सभा करने के लिए। उसके बाद 4 में कहा गया है आवागमन के लिए, आप देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। फिर क्या कहा गया है कि आप देश में कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि देश में कहीं भी रोजगार के बाद निवास कर सकते हैं, तो यही कहा गया है। तो कह रहा है कि अब भाषण एवं अभिव्यक्ति की, तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 1 में, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 में कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 का ए में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 21 का ए में जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें लाया गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में क्या किया गया? वही समता का अधिकार की बात की गई है। और अनुच्छेद 25 में क्या किया गया? वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है। तो देखिए करा बच्चों के शोषण से संबंधित, तो शोषण से संबंधित दो है, अनुच्छेद 23 एवं 24। 23 में क्या गया, मानव व्यापार, बालात श्रम, ये सभी पर निषेध की बात की गई है। और 24 में क्या गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आयु को कारखाना में काम करने से रोका जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों के शोषण से वह 24 पर्याप्त इसका हो जाएगा। अगर 14 वर्ष से दिया हुआ रहता तो और स्पष्ट होता, 14 और 24 ये ध्यान में रखेंगे, कनेक्टिविटी कभी नहीं भूलेंगे। 17 की तो बात हो गई है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया। 19 में क्या हो गया, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 में, करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात किस में की गई है, वह अनुच्छेद 29 में की गई है। देखिए अल्पसंख्यकों के हितों एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा की बात 29-30 में किया गया। 29 में क्या गया, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रबंधन की बात की गई। अगर शिक्षा संबंधित हो जाएगा बात किस में, तो अनुच्छेद 30, अगर उसके हित के संरक्षण की बात तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। 32 के तो क्या है, 32 में आपको पता ही होगा, 32 में क्या गया, इसमें अधिकार है न्यायालय को किसके विरुद्ध, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरुद्ध वो रीट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है। वह 5 प्रकार की रीट कौन कौन सा है, तो बंदी, प्रतिरक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया, आप ध्यान करिए, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 में समता के सभी को मतलब समता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। आप देखिए कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है, जिसमें वह कौन कौन सा रीट जारी कर सकता है, बंदी, प्रतिरक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, इसको जारी कर वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में बात की जाए क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक, तो नीति निर्देशक तत्व की बात अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी में बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में क्या, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें चीज़ों को ध्यान देना है। चीज़ों को क्या ध्यान देना है कि जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है वह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया, वह अनुच्छेद नंबर 39 यानी 39 में कहा गया। 39 में यह कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो वह नियम कानून ला रहा है या विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और साथ ही यह सुनिश्चित भी करेगा कि आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे। तो यही कहा गया अनुच्छेद 39 में कि वह राज्य इस प्रकार से विधि तंत्र पर काम करेगा कि समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय सुलभ हो, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या किसी अन्य कारण नागरिक का जो न्याय प्राप्त करने से वंचित ना हो। तो यह 39 में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश कर देता है। तो आपको पता होगा कि जो कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 40 में यह बात कहा गया है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कह रहा, तो 42 में संविधान संशोधन जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है उसी में क्या क्या था, एक संविधान संशोधन किया जाता है। इंदिरा गांधी कुछ अपने अनुसार बदलाव करना चाहती है, और वही 42वां संविधान संशोधन जो मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो वह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया था, वह अनुच्छेद 51 के ए में और भाग 4 के क में। तो यह भी ध्यान में रखेंगे,
भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के ए में लाकर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आरंभ में जो मौलिक कर्तव्य लाए गए थे वह 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां वही 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें अभिभावकों को निर्देश दिया गया कि उनका कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के? अभी हम लोगों ने देखा 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है और जिसका प्रयोग स्वयं अधीनस्थ, यह अनुच्छेद 53 के 1 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह क्या करेगा। 52 में तो उसके पद की बात की गई है और 53 में कार्य एवं शक्ति। लेकिन अगर इसके आगे अगर ऑप्शन दिया हुआ था 53 के 1 में, तो यह इसी में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारियों यानी आपको पता होगा जो राष्ट्रपति कार्य करता है वह मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार ही वो डिसीजन वो कार्य करता है, तो वही उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 53 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 22 में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? वह अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लाने का रूल क्या है? राष्ट्रपति को उसे 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद मतलब कहने का मतलब जो सदन चल रहा है उसमें लगभग आधे लोगों की सहमति की भी आवश्यक है। वह राज्यसभा लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है। राज्यसभा में लाने के बाद इसको लोकसभा में भेजा जा सकता है, फिर लोकसभा इसकी जांच करेगा, इसकी कमेटी बैठाएगा, फिर अगर सही पाएगा तो 2/3 बहुमत से इसको पारित करेगा, उसके बाद ही लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23 में कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो यह जो पद का प्रावधान है अनुच्छेद 63 में बात की गई है, तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह ध्यान में रखेंगे कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद? वह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो होते हैं जो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इस मंत्रीगण का जो हेड होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे जो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 में, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम कौन निर्धारित करता है? वह अनुच्छेद 25 ही करता है, जिसमें वह मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताता है किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन होगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए महान्यायवादी है तो महान्यायवादी से संबंधित है वह अनुच्छेद 76 है और कैग रहता तो 148 हो जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो दोनों प्रश्न पूछता है तो ध्यान में रखेंगे महान्यायवादी का 76 और कैग का 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में, करा कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह है जो सत्र आहूत होगा उसकी बात अनुच्छेद 85 में की गई है कि जो 2 संसदों के अधिवेशनों के बीच जो अंतराल होगा वह 6 माह का होगा, अनुच्छेद 85। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 85 में बात की गई। 69 में संसद, 80 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को यही अनुच्छेद 85 के तहत ही है, जिसमें वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, या तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर या फिर किसके अनुपर, या फिर जब जो बहुमत की सरकार है वह अपना बहुमत को साबित नहीं कर पाता है तब, या फिर राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, जिसमें क्या होगा, यह राष्ट्रपति को अधिकार है संयुक्त बैठक बुलाने का। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, जिसमें राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठेंगे और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, लेकिन बुलाया किसको जाएगा? यह बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 30 में, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अभी हम लोग चर्चा किए हुआ 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया। यह धन विधेयक होता है कि आपको मालूम होगा कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है? यानी संचित कोष से संबंधित है, यही संचित कोष जिसमें ज़रूरत पड़ने से क्या होता है, इससे सभी प्रमुख जो संवैधानिक पद है उनका वेतन दिया जाता है। तो अनुच्छेद 112 का 29, 146 का 3, 148 उपरिक्त सभी, यानी यह तीनों जो है 12, 148, 146 जो है संचित कोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 में, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो आप याद करिए कि किस अनुच्छेद के तहत, यही अनुच्छेद 123, 1, 2, 3 राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों की शक्तियों का प्रयोग जब एक बार किया जाता है तो वह क्या होता है, अध्यादेश कहलाता है। इसको हम याद करने का भी तरीका बताए थे। 1 मतलब राज्यसभा, 2 मतलब लोकसभा, 3 मतलब राष्ट्रपति, तीनों की शक्तियों का जब एक बार प्रयोग किया जाता है तो यह अध्यादेश कब लाया जाता है? किसी विशेष परिस्थिति में, जब कोई नियम या कानून लाना क्या अति आवश्यक हो, जब संसद नहीं चल रहा हो, उस समय अध्यादेश लाया जाता है। जो इसका एग्जाम्पल हाल ही में समझना हो तो किसे देखिए, किसान बिल, जो हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल लाया गया उसमें क्या किया गया, यही अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया गया सरकार के द्वारा, और जिसका विरोध किसानों और सरकार को देखने को मिला। तो यही है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 में, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी 124। 124 के तहत क्या हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी जिस तरह से राष्ट्रपति का हटाने का प्रावधान है, ठीक वही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी अपनाया जाता है। तो उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, किसी भी विषय पर परामर्श ले सकता है। वह अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। हाँ, इसके लिए राष्ट्रपति के स्वविवेक पे डिपेंड करता है कि वह उसके विचार को माने या ना माने, वह उस पर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि वह बाध्यकारी है विचार को मानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबद्ध है? तो आपको यह पता होगा कि क्या किया गया है, संविधान में यह वर्णित किया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश या निर्णय सुनाता है तो उसका वह पुनर्लोकन कर सकता है। यह स्टार्टिंग का अवधि 30 दिनों के अंदर रखा गया कि 30 दिनों के अंदर वो क्या कर सकता है, उसका अपना पुनर्लोकन कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद में बात की गई, अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि वह कोई भी निर्णय लेता है तो उसका पुनर्लोकन यानी फिर से उसको रिव्यू जांच करने का, उस पर विचार करने का, उसको पुनर्लोकन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखेंगे, कर संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी? यानी इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जो इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर क्या होगा, आबद्धकारी होगा, लागू होगा। तो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 141 में कहा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई घोषित विधि होगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए वह आबद्धकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 38 में कहा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अपना कोई डिसीजन देता है तो उसको क्या अधिकार है, उसको पुनर्लोकन करने का अधिकार है। और न्यायिक पुनर्लोकन यह क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू। तो यह शक्ति किस प्रदान की गई है और की गई है जिसका आधार है, तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है।
तो न्यायिक शक्ति पुनर्लोकन की शक्ति अधिकार है वह अनुच्छेद 138, ये अनुच्छेद 32 के तहत, यही इसका आधार है अनुच्छेद 32, जिसमें वो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 13 हो जाता, अगर यही हो जाता न्यायिक समीक्षा की बात होता कि न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट न्यायिक समीक्षा का बात किया है तो उसका स्पष्ट आधार अनुच्छेद 13 है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार क्या है, यही अनुच्छेद 32 है। यह अनुच्छेद 32 क्या है, जिसमें यह क्या करता है, अनुच्छेद 32 यह करता है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब वही हुआ जिला न्यायालय, तो उसमें कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया है, वह अनुच्छेद 233, यानी 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर बी 233 हो जाएगा, जिसमें अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान है। 40 में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय सांसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून की प्राथमिकता प्रदान करती है। तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून की प्राथमिकता को प्रदान करता है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 245। यही 245 है जो क्या करता है, यानी कहने का मतलब यह कह क्या रहा है, 245 कह यह रहा है कि जो केंद्र और राज्य की विधायकों द्वारा निर्मित कानून कितने भूभाग पर प्रभावी होंगे, वही बताता है अनुच्छेद 245। तो समझ गए होंगे कि यानी केंद्र तथा राज्य के विधायकों द्वारा जो भी निर्मित कानून हैं कितने भूभाग पर प्रभावी हो सकते हैं, वह अनुच्छेद 245 हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अपशिष्ट शक्तियाँ का मतलब क्या हो गया, अपशिष्ट शक्तियाँ का मतलब वे सभी शक्तियाँ जो ना तो राज्य सूची में लिखा गया उसके बारे में, अन्यथा ना ही केंद्र सूची में लिखा गया है, तो जो भी कुछ अलग शक्तियाँ होगा वह सभी शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, तो यही अवशिष्ट शक्तियाँ हुआ, तो वह किसके पास है, केंद्र के पास होती है। यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद 248 में कहा गया है, तो ध्यान में रखेंगे 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। 246 में क्या है, 246 में तीनों अनुसूचियाँ की बात की गई, कौन कौन अनुसूची, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। और 245 में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि केंद्र तथा राज्य के द्वारा जो भी विधायकों द्वारा निर्मित कानून है कितने स्थान तक कितने भूभाग पर जो प्रभावी होंगे वह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, 42 कह रहा, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। देखिए इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्य के विधानमंडल यह संकल्प पारित करे कि वह राज्य के लिए कानून बनाए, तो वह किसके तहत बना सकता है कानून, अनुच्छेद 253 के तहत वो कानून को बना सकता है भारत के लिए, के लिए, राज्य के लिए। तो ध्यान में रखेंगे 253 नहीं, 253 में तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लेकर बात की गई, अनुच्छेद 252 हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा कि अगर दो या दो से अधिक राज्य की विधानमंडल वह अनुरोध करे किससे, सांसद से, कि वह राज्य के लिए कानून बनाए, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा 42 का अनुच्छेद 252 हो जाएगा। और अनुच्छेद 253 में क्या क्या कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए जो भी है वह अनुच्छेद 253 में बात कही गई है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 में, कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 249। 249 जो है वह क्या करता है, यह बताता है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का शक्ति का प्रावधान है। देखिए 249 में कहा गया है कि इसमें मेन रूप से कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है। क्या संकल्प पारित करती है कि
राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए तो संसद उस विषय पर संकल्प के प्रभावी रहने तक बना सकती है। और यह संकल्प एक बार जब लागू होता है तो वह 1 वर्ष के लिए रहता है। तो यह ध्यान में रखना होगा कि 249 में क्या कहा गया है। 249 में यही कहा गया है कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से जब राज्यसभा क्या करे, यह संकल्प पारित कर दे, क्या संकल्प पारित कर दे कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, तो उसको क्या करना होगा, उस संकल्प पारित होने तक वह विधि बना सकती है। अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि यह संकल्प जब पारित होता है तो कितने दिन तक प्रभावी रहता है, वह 1 वर्ष तक प्रभावित रहता है। और वह यह संकल्प पारित कैसे होता है, वही राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है जब कोई राष्ट्रीय हित में हो तब। तो ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 249 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 249 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 में। खरा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को विधि पर लागू करने का विधि निर्माण कौन करता है, अनुच्छेद 253 करता है। यही अनुच्छेद 253 में बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि का शक्ति कौन प्रदान करता है, 253। 249 क्या था, 249 अभी हम लोगों ने देख लिया था कि जिसमें क्या हो, राष्ट्रीय हित का कोई मतलब आवश्यक हो राष्ट्र हित में बनाना, तब क्या कर सकता है, राज्यसभा संकल्प पारित कर सकता है। कब, कैसे, 2/3 बहुमत से उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित कर, और उसको कह सकता है संसद उस विषय पर क्या कर सकता है, संकल्प पारित होने तक कानून नियम बना सकता है, विधि बना सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 252 में क्या था, 252 में था जिसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो बनाए जाएंगे विधि वह कितने भूभाग पर प्रभावी होंगे, वह उसी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, जो केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध की चर्चा की गई वह 256 से 63 में है। इसमें प्रशासनिक संबंध की बात की गई है, तो ध्यान में रखेंगे 256 से 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो देखिए यह जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो निर्देश दे सकती है वह अनुच्छेद 256 के तहत, इसके तहत यह अधिकार है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्देश देने में कर सकता है जो भारत सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों। तो ध्यान में रखेंगे कि यह अनुच्छेद 256 क्या कहता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। क्यों दे सकता है, अब वही है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। तो संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्देश देने में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 356, तो आपको पता ही होगा क्या है, राष्ट्रीय आपात ये राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और 352 राष्ट्रीय आपात, 360 वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, तो आपको यह बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। यह राष्ट्रपति ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इसका मतलब होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद को हम अंतर सरकारी परिषद भी कह सकते हैं। अब इसका गठन क्यों किया जाता है, राष्ट्रपति को यह जब प्रतीत होता हो कि ऐसे परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तब वह इसका गठन कर सकता है। तो यानी आपको समझ में आया होगा कि इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उस स्थिति में कर सकता है जब उसको ऐसा लगे कि सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तब वह इसका गठन कर सकता है। तो वह अनुच्छेद किसके तहत कर सकता है, वह अनुच्छेद 263 के तहत यह इसका गठन कर सकता है। तो यह ध्यान में रखेंगे
इससे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब देखिए वित्त आयोग आ गया, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में कहा गया है, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। दो सौ उनचास में क्या कहा गया है, अब आप बताइए। 249 की चर्चा हम लोगों ने किया है पिछले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49 में। 49 में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार को कब कर दिया गया संवैधानिक अधिकार, यह अनुच्छेद 300A के तहत। तो यह ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार किया गया। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि 249 क्या है, तो 249 क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या कर सकता है, इसमें राज्यसभा जब संकल्प पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तब संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बना सकता है संकल्प पारित होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में देखेंगे, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है 50 में कि किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है, इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें कि कौन सा अनुच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का 51 हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो नई अखिल भारतीय सेवा के स्थापना का जो प्रावधान करता है वह अनुच्छेद 312 करता है। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की बात की गई। और आपके माइंड में अब प्रश्न उठा होगा कि अनुच्छेद 314 में क्या है, तो अनुच्छेद 314 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 314 में है, उसका जवाब आप हमें बताएं कि क्या होगा अनुच्छेद 214 में। तो आज के लिए हम इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ जो बच गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। और आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं, 1 से 2 बार देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।